हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे अबाउट फोर्थ ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग के बारे में। क्या है ये फोर्थ ग्लोबल कोरल मास ब्लीचिंग, जिसे रिसेंटली NOAA ने रिपोर्टिंग किया है। क्या होता है कोरल्स, क्या होते हैं कोरल रीफ्स, क्या इसके टाइप्स होते हैं, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, इन तमाम बातों पे आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन अबाउट फोर्थ ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग. So as per the National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA, the fourth global mass coral bleaching event has been triggered by extraordinary oceanic temperature. कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो पॉल्यूशन लेवल जो बढ़ रहे हैं, जिसके कारण से जो ओशियनिक टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, उसके कारण जो फोर्थ ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग है वो ट्रिगर्ड हो गया, वो स्टार्ट हो गया। और इसका जो कह सकते हैं जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो काफी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा मैराइन लाइफ पे, इकोनॉमिक लाइफ पे, और खासकर जो कोस्टल किनारे जो लोग डिपेंड है कोरल से, वो अपना वो बेसिकली इकोनॉमिक एक्सट्रैक्शन करते हैं, उन सब पे ये इफेक्ट पड़ेगा। और साथ ही साथ जो क्लाइमेटिक इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो अब हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे अबाउट कोरल्स कि आखिर क्या होते हैं कोरल्स, कितने इसके टाइप्स हैं। तो कोरल्स की हम बात करें तो बेसिकली ये एक अंडर वाटर ओशियनिक क्रिएचर्स हैं। कोरल्स आर लाइक अंडर वाटर एनिमल्स दैट स्टे इन वन प्लेस ऑन द ओशियनिक फ्लोर. They have a small tentacles to grab food from the water and bring it into their mouth. तो बेसिकली क्या है ये अंडर वाटर एनिमल्स हैं जो ओशियनिक फ्लोर पे रहते हैं और उनमें कुछ टेंटल्स डेवलप होते हैं जिससे वो अपना फूड को ग्रैब करते हैं. Each individual coral animal is known as polyps and it lives in groups of hundreds, thousands of genetically identical polyps that form a colony. कि अगर एक इंडिविजुअल हम कोरल की बात करते हैं, that individual coral is known as polyps. और जब ये पॉलिप्स जो ग्रुप में जब रहना स्टार्ट करते हैं, then this polyps forms a colony of coral reefs. टाइप्स की हम बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ में बात करें तो दो टाइप्स के कोरल्स होते हैं, हार्ड कोरल और सॉफ्ट कोरल. अनलाइक सॉफ्ट कोरल्स, हार्ड कोरल्स हैव स्टोनी स्केलेटन्स मेड आउट ऑफ लाइमस्टोन दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय कोरल पॉलिप्स. कि जो हार्ड कोरल्स होते हैं बेसिकली उनका जो अपर सरफेस होता है वो स्टोनी स्केलेटन्स होता है बिकॉज वो लाइमस्टोन के बने होते हैं. वहीं हम पॉलिप्स की बात करते हैं, व्हेन पॉलिप्स डाई देयर स्केलेटन आर लेफ्ट बिहाइंड एंड यूज्ड एज फाउंडेशन फॉर न्यू पॉलिप्स. और जब यही हार्ड कोरल्स खत्म होते हैं तो जो उनके स्केलेटन्स होते हैं जो कि लाइमस्टोन के बने होते हैं उसी पे न्यू पॉलिप्स डेवलप करना स्टार्ट होते हैं. तो बेसिकली ये एक साइक्लिंग अप्रोच है कि अगर एक कोरल मरता है तो उसी पे नया कोरल डेवलप होगा. कोरल रीफ्स की हम बात करते हैं कि आखिर ये रीफ्स क्या होते हैं. तो बेसिकली it is the hard corals that are the architect of coral reefs, complex three-dimensional structure built over the thousands of years. तो बेसिकली कोरल रीफ्स डेवलप कैसे होते हैं, तो वो हार्ड कोरल से डेवलप होते हैं बिकॉज हार्ड कोरल्स जो होते हैं वो लाइमस्टोन के डेवलप बने होते हैं और वो एक 3-dimensional स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं ओवर द ओशियनिक फ्लोर एंड दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कोरल रीफ्स. कोरल रीफ्स ऑल्सो रेफर टू एज रेन फॉरेस्ट ऑफ द sea have existed on the earth for nearly 450 million years. ये जो कोरल रिफ्स होते हैं बेसिकली उन्हें ओशियन का, सी का रेन फॉरेस्ट बोला जाता है. कि जैसे हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं, सिमिलरली जो कोरल रिफ्स होते हैं वो सी के रेन फॉरेस्ट की तरह होते हैं जो कि अर्थ पे अप्रॉक्स 450 मिलियन ईयर से एग्जिस्ट कर रहे हैं. ऑस्ट्रेलियाज ग्रेट बैरियर रीफ इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड स्ट्रेचिंग ओवर 2300 किलोमीटर्स. और ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोरल रीफ है जो ऑलमोस्ट 2300 किलोमीटर लंबा है. सिग्निफिकेंस ऑफ कोरल की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से. कि बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कह सकते हैं कि हॉटस्पॉट्स की तरह एक्ट करता है. एग्जांपल, ग्रेट बैरियर रीफ कंटेन ओवर 400 कोरल स्पीसीज, 1500 फिश स्पीसीज, 4000 mollusk species and 6 of the world's 7 sea turtle species. तो देख सकते हैं कि इतने varieties of species एक बैरियर रीफ में पाया जा रहा है तो वो बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना अधिक इंपॉर्टेंट हो सकता है. वहीं हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं, सो कोरल रीफ्स कैन आल्सो अब्सॉर्ब 97% ऑफ एनर्जी फ्रॉम वेव्स, स्टॉर्म्स
एंड फ्लड्स which prevent loss of life, property damage and soil erosion। कि कोस्टल जो एरियाज हैं जहां पे कोरल रहते हैं, कोरल्स डेवलप हो रहे हैं, उस किनारे पे जो लोग रहते हैं उनको ये काफी प्रोटेक्ट करता है। कैसे कि वो जो सी वेव्स आते हैं उसको ब्रेक करता है, उस जो कह सकते हैं जो वहां पे स्टॉर्म्स जनरेट होते हैं उसकी एनर्जी को इससे पहले टकराना पड़ता है तभी जाकर वो कोस्ट पे आएगा, तो इससे यह प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। इकोनॉमिक वैल्यू बहुत अधिक है कोरल्स की। Coral reefs support industries like fishing, tourism, providing livelihood for many people around the world. Tourists love to snorkel and dive among the vibrant coral reefs। तो बेसिकली क्या है कि ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो ऐसे लोगों के लिए बहुत ज्यादा कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है जो मैराइन एक्टिविटीज में लगे हुए हैं, जो फिशिंग कर रहे हैं, या फिर कोरल्स को इस तरीके से वहां पे डेवलप किया गया है जो कि टूरिस्ट के अट्रैक्शन का सोर्स बनता है, जिससे वहां पे कह सकते हैं कि जो लोकल कम्युनिटी है उन्हें इकोनॉमिक गेन होता है। मेडिसिन एंड साइंस भी, कोरल और होल्ड पोटेंशियल फॉर न्यू मेडिसिन एंड साइंटिफिक डिस्कवरी। दे हैव ऑलरेडी कंट्रीब्यूट टू द ट्रीटमेंट फॉर डिजीज लाइक कैंसर एंड आर्थराइटिस। कार्बन साइक्लिंग, अगेन ये बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कि मेजर कार्बन सिंक की तरह एक्ट करता है। दे हेल्प टू रेगुलेट द अर्थ क्लाइमेट बाई एब्सॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से ये कार्बन डाइऑक्साइड को बेसिकली एब्सॉर्ब करता है, जिससे कि यह कार्बन साइकिल को रेगुलेट करने में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है। अब बात हम करेंगे आफ्टर दैट कोरल ब्लीचिंग की। हम बात करते हैं कि क्या होता है कोरल ब्लीचिंग। तो बेसिकली पहले तो ये जानना है कि हेल्दी कोरल्स क्या होता है। तो यह एक सिम्बायोटिक रिलेशन होता है बिटवीन कोरल एंड एल्गी, डिपेंड ऑन ईच अदर टू सर्वाइव। कि जब तक उनका सिम्बायोटिक रिलेशन सही है तब तक हेल्दी कोरल्स डेवलप होते हैं। जैसे ही पॉल्यूशन के कारण या फिर ओशियनिक टेम्परेचर में राइज होने के कारण ये इस पे स्ट्रेस बढ़ेगा, तो जैसे ही स्ट्रेस बढ़ेगा देन दिस इफ स्ट्रेस्ड एल्गी लीव्स द कोरल, तब जो एल्गी है वो कोरल्स को लीव करके मतलब छोड़ के चली जाएगी। और जैसे ही कोरल और एल्गी का सिम्बायोटिक रिलेशन ब्रेक होता है, आफ्टर दैट कोरल रीफ इज लेफ्ट ब्लीच्ड एंड वल्नरेबल, और यहां से कोरल ब्लीचिंग स्टार्ट होता है। तो बेसिकली तीन मेजर स्टेप है कि अगर सिम्बायोटिक रिलेशन अच्छा है दोनों के बीच में कोरल्स और एल्गी का तो हेल्दी कोरल है। अगर पॉल्यूशन के कारण ओशियनिक टेम्परेचर राइज होने के कारण स्ट्रेस बढ़ता है तो जो एल्गी है वो कोरल को लीव करता है, आफ्टर दैट कोरल ब्लीचिंग अकर होता है। तो ये साइकिल है जिसके कारण से काफी ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन देखने को मिलते हैं। ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग की हम बात कर लेते हैं, आखिर ये क्या है। तो ग्लोबल मास ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ इज व्हेन significant coral bleaching in confirmed in Atlantic, Indian and Pacific Ocean. Such events are relatively new phenomenon. First one took place in 1998 in which 20% of the world's coral reef areas suffered bleaching heat stress. Next two global bleaching events occurred in 2010, 35% of the reefs affected. Between 2014 and 17, 56% of the reefs affected. And this one is going to be the fourth global mass coral bleaching. अब हम बात करते हैं कि फोर्थ ग्लोबल जो इवेंट हुआ है NOAA का आखिर क्या रिपोर्ट है। तो बेसिकली NOAA हैज कंफर्म दैट फोर्थ ग्लोबल मास ब्लीचिंग इवेंट इज करेंटली अंडरवे। नियरली 54 कंट्रीज, टेरिटरीज एंड लोकल इकोनॉमी फ्रॉम फ्लोरिडा, US, सऊदी अरबिया to Fiji have confirmed bleaching. The Great Barrier Reef is witnessing its most severe bleaching event. की ड्राइवर कौन कौन से मेजर इसमें है? हाई ओशियनिक टेम्परेचर। However, the situation has been exacerbated by El Nino, a weather pattern which is associated with warmer oceans। कि चूंकि लगातार अभी कुछ सालों से जो एल नीनो के जो इवेंट है बेसिकली ये कह सकते हैं कि क्लाइमेटिक इवेंट है, जिसके कारण से ओशियनिक टेम्परेचर है जो हाई हो जाता है, जिसके कारण ये जो भी एक मेजर रीजन है बिहाइंड दिस कोरल ब्लीचिंग। इंपैक्ट क्या होगा? As per the IPCC, the world may lose the vast majority of its coral reefs at 1.5 degrees Celsius of warming and virtually at all at 2 डिग्री सेल्सियस। तो बेसिकली यह इंपैक्ट हो सकता है कि कोरल जो ब्लीचिंग हो जाएगा उसके कारण से कह सकते हैं कि इकोनॉमिक इंपैक्ट होगा। और अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक अगर टेम्परेचर ये बढ़ता है तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द कोरल जो है वो ब्लीच हो जाएंगे। और अगर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है
तो वो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि लॉस हो जाएगा। सो ये रिपोर्ट था NOAA का अबाउट फोर्थ ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।